दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। आज की सीरीज में हम वापस से शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन को, यानी विगत वर्षों में नेट जेआरएफ की परीक्षा में जो एनटीए कंडक्ट कराता है उसमें ज्योग्राफी विषय से कौन कौन से और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रश्नों पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, आपको वो दृष्टि टीचिंग यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप जाइए वहां पर विगत वर्षों से जुड़े हुए प्रश्न, उनके आंसर वहां आप देख सकते हैं। यहाँ हम डिटेल से एनालाइज करेंगे प्रश्नों को, प्रश्नों के साथ जो आंसर है वह उत्तर क्यों है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिन प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं वे जुड़े होंगे भू आकृतिक विज्ञान से, यानी जियोमॉर्फोलॉजी से, यानी भू आकृतिक विज्ञान के विगत वर्षों में वे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है और पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन पर हम यहाँ एनालाइज करेंगे डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले पहला प्रश्न है, निम्नांकित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। क्या क्या है? एक है वासजेज पर्वत, दूसरा स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि, तीसरा साइबेरियन शील्ड और चौथा है एटलस पर्वत। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी, जो क्रमशः 3 2 1 4 4 2 1 3 2 3 4 1 1 2 4 3 है। यह प्रश्न जून 2024 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, उच्चावचों को यानी जो लैंडफॉर्म्स पृथ्वी पर ऊपर पाए जाते हैं उन उच्चावचों को लक्षणों के उद्गम काल के आधार पर, यानी कब वे उद्गमित हुए, वे उच्चावच पृथ्वी की ऊपरी परत पर कब उद्गमित हुए, कब इनका निर्माण हुआ, उसके कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। जब हम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पर्वत बना, इसका मतलब सबसे प्राचीन पर्वतों के बारे में, पर्वत श्रृंखला के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उच्चावच है तो ध्यान रखिएगा हम उच्चावचों के संदर्भ में ही देखेंगे। सबसे प्राचीन उच्चावच इसमें से कौन है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा नया, फिर उससे थोड़ा सा नया और फिर सबसे लेटेस्ट जो उच्चावच पृथ्वी पर है उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे और यही क्रम यहाँ रहेगा। ठीक है, जब हम उच्चावचों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो सबसे पहले उच्चावच देखे गए पृथ्वी पे वो प्री कैम्ब्रियन के समय देखे गए। ठीक है, तो जो पहला समय या टाइम पीरियड की यदि हम बात करें कि उसे हम कैसे मापते हैं तो ध्यान रखिएगा जो पहला उच्चावच देखा गया वो कब देखा गया, कैम्ब्रियन युग के पूर्व, या आप इसे कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में। अब जब हम बात करेंगे प्री कैम्ब्रियन युग की, यानी हम उस समय की बात कर रहे हैं जब अभी के समय में ये जो उस समय जो पर्वत बने थे, उस समय जो उच्चावच बने थे उनका मात्र आंशिक हिस्सा ही बचा है। ऐसा आप कह सकते हैं कि उसका आंशिक हिस्सा भी आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा जो प्री कैम्ब्रियन युग के पर्वत यहाँ मौजूद है। ठीक है, बनावट के आधार पर यदि बात करें तो इनकी बनावट बहुत जटिल थी। ठीक है, बिल्कुल आंशिक हिस्सा ही अभी इनका बचा होगा। ठीक है, ये बिल्कुल पहले है। और ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की तो जो साइबेरियन शील्ड है, जो कनाडाई शील्ड है, ये इसी के भीतर शामिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कनाडाई शील्ड, साइबेरियन शील्ड, ये इसी के भीतर शामिल होंगे। एक और बात ध्यान रखिए, चूंकि आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। ठीक है, आग्नेय चट्टान सबसे पुरानी चट्टान है, उसके बाद फिर क्रमशः आगे चट्टानों का निर्माण हुआ, अवसादी चट्टानें और कायांत्र चट्टानें बनी। आग्नेय चट्टान को भी कहें तो देखिए प्री कैम्ब्रियन यानी सबसे प्राचीन युग, उसमें भी आग्नेय चट्टान के फलस्वरूप ही शील्डों का निर्माण होता है। तो यहाँ सबसे पुरानी जो आप उच्चावच की बात करेंगे तो उसमें सबसे पुराना उच्चावच होगा साइबेरियन शील्ड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी नंबर 3। ठीक, प्री कैम्ब्रियन युग के बाद उच्चावचों के क्रम में ही जो अगला क्रम आता है जिसमें उच्चावचों का निर्माण होता है उसे कहते हैं कैलिडोनियन युग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या कैलिडोनियन पर्वतीकरण।
कैलिडोनियन पर्वतीकरण, उस समय में जो पर्वतों का निर्माण हुआ है उन्हें कैलिडोनियन पर्वतीकरण के भीतर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पर्वतीकरण, अब ये कौन सा हिस्सा है? कैलिडोनियन पर्वतीकरण के समय, यानी उस समय की बात की जा रही है जब इस हिस्से में, इस टाइम पीरियड में पर्वतों का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रृंखला की बात हम करते हैं वे दरअसल इसी के भीतर शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो हम ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजीलियन उच्च भूमि की बात करते हैं वे भी दरअसल कैलिडोनियन पर्वतीकरण के भीतर ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि और स्कैंडिनेवियाई उच्च भूमि। ठीक है, ये कैलिडोनियन पर्वतीकरण के अंतर्गत आएंगे। तीसरा जो क्रम है पर्वतीकरण का वह है हर्सिनियन युग। ठीक है, या आप कह सकते हैं हर्सिनियन पर्वतीकरण या हर्सिनियन युग के पर्वत। तो जो जर्मनी का हर्ष पर्वत है उसी के नाम पर ही इस युग का नाम क्या कर दिया गया, या पर्वतीकरण की इस पूरी जो प्रोसेस है इसे क्या कह दिया गया, इस युग को कह दिया गया, पर्वतीकरण के इस युग को हर्सिनियन युग कह दिया गया। अब हर्सिनियन युग के कौन से पर्वत है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें कि हर्सिनियन युग के समय पर्वतों के निर्माण की क्या दशा रही है, तो हर्सिनियन कैलिडोनियन युग के या कैलिडोनियन पर्वतीकरण के बाद एक बिल्कुल शांत एरा चलता है, एक शांत पूरा क्षेत्र चलता है काफी लंबे समय के बाद। उसके बाद हर्सिनियन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब आपसे पूछा जाए किसके अंतर्गत कौन आएंगे, तो जो बोहेमियन पर्वत श्रृंखला है, जो वासजेज पर्वत श्रृंखला है, हार्ज पर्वत है जर्मनी का, वे इसके एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखें, वासजेज, ठीक है, बोहेमियन और हार्ज, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो चौथा क्रम है ध्यान रखिएगा, इसे अल्पाइन पर्वतीकरण कहते हैं, उसे अल्पाइन। ठीक है, अल्पाइन पर्वत भी कह सकते हैं। अल्पाइन पर्वत यानी सबसे नवीनतम पर्वतों की बात की जा रही है, सबसे नवीनतम और सबसे उच्च पर्वत जिनकी तुंगता क्या है, अधिक हो, ऊंचाई अधिक हो। तो जितने भी वलित पर्वतों की श्रृंखला है वे सभी अल्पाइन पर्वत श्रृंखलाओं के भीतर शामिल हो जाते हैं। जैसे हम बात करें उत्तर दक्षिण अमेरिका में रॉकीज एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं की, हम बात करें अफ्रीका के पर्वत श्रृंखलाओं की, हम बात करें भारत में यदि कुछ हिस्सों की बात की जाए तो जो आप हिमालयन श्रृंखला की बात करते हैं, हिमालयन पर्वतों की बात करेंगे, ये सभी क्या है, अल्पाइन पर्वतों के ही एग्जाम्पल हैं, जिसमें से जो अफ्रीका में एटलस पर्वत है वो भी इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो रॉकीज कह सकते हैं आप, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एटलस ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है हिमालयन पर्वत रीजन या हिमालयन पर्वत श्रृंखला, ये भी किसका एग्जाम्पल है, अल्पाइन पर्वत श्रृंखला का। भारत में जो महादेव पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली रेंज है, ये दरअसल हर्सिनियन युग के पर्वतों के पहले इनका निर्माण हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हर्सिनियन युग के पहले यानी कैलिडोनियन पर्वतीकरण के अंतर्गत आएंगे क्या, भारत में जो महादेव श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा श्रृंखलाएं हैं और खासकर जो अरावली रेंज है वे कैलिडोनियन पर्वत श्रृंखला के भीतर शामिल होते हैं। ठीक है, अब क्रम देखते हैं। सबसे पुराना यदि हम हमारे ऑप्शन में देखें तो साइबेरियन शील्ड नंबर 3 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखिए उच्च भूमि स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र यानी 2 नंबर आएगा। फिर उससे थोड़ा सा लेटेस्ट होगा वासजेज यानी ऑप्शन ए आएगा। और फिर सबसे अल्पाइन पर्वत श्रृंखला जिसमें रॉकीज एंडीज एटलस शामिल है, एटलस नंबर 4। तो 3214 देखिए कहां पर है, 3214 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शैल मलवा ढाल आनुवांशिक रूप से खालिस्तान ढाल है। ऑप्शन है विवर्तनिक, ज्वालामुखी, अपरदनात्मक या उन्नयनात्मक। ठीक है, प्रश्न कब पूछा गया था, ध्यान रखें जून 2024 के एनटीए यूजीसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। देखिए प्रश्न में क्या है, शैल मलवा ढाल। देखिए शैल हम सभी जानते हैं चट्टानों के टूटने के बाद जो मलबा इकट्ठा होता है उससे आप क्या कहेंगे कि वह शैल का मलबा है। ठीक है,
मान लीजिए कोई पर्वत है, कोई पर्वतीय क्षेत्र है या वहां पर ढाल बना हुआ है। इस मलबे के टूटने की वजह से, शैल के टूटने की वजह से जो मलबा इकट्ठा हुआ, ठीक है, जो मलबा इकट्ठा हुआ, आप उसमें देखिए क्या कहीं से ये जो भूमि है, माफ कीजिएगा, यह जो भूमि है या जो धरातल है इसमें अवनमन हुआ है। यानी क्या शैल मलबे के इकट्ठे होने से पृथ्वी नीचे धंसती है? नहीं, हमेशा क्या हो रहा है, देखिए शैल मलबे के इकट्ठे होने से उन्नयन होता है ना, धरातल क्या होती है, ऊपर उठती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्नयनात्मक। उन्नयनात्मक, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है कि शैल मलबा ढाल आनुवांशिक रूप से उन्नयनात्मक ढाल है। क्यों? क्योंकि शैल मलबे ढाल, जो शैल का जो मलबा है वो इकट्ठा होता है, जहां जाकर निक्षेपित होता है, उसके माध्यम से जो ढाल स्लोप बन रही है वह क्या है, उन्नयनात्मक है। ठीक है, उठी हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका ऊपर की ओर हिस्सा उठ जाता है, ना कि वह नीचे की ओर धंसता है। ठीक है, तो थर्ड प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 और 2 क्या है? सूची 1 है प्रक्रम और सूची 2 है भू आकृति। एक में है नदीय यानी जलीय, टोम्बोलो समुद्री तरंगे, पिंगो सरिता हिमनी या जलीय हिमानी, संरचनात्मक सोपान, और डी है परिहिमनदी या हिमानी धौत मैदान। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है क्रमशः। देखिए आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 3, ए के साथ 3, बी 2, सी 4, डी 1। ऐसे ही क्रमशः आगे भी है 3 1 2 4, 3 1 4 2 2 3 4 1। ये देखने में प्रश्न का पूछा गया था, जून 2024 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब इस प्रश्न पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रक्रम की यदि हम बात करें और भू आकृतियों की बात करें तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन भू आकृतियों का निर्माण होता कैसे है। ठीक, यदि हम पहली भू आकृति को देखें जिसमें शब्द क्या लिखा हुआ है, देखिए टोम्बोलो। ठीक है, दरअसल टोम्बोलो एक प्रकार का क्या है, ब्रिज है। आप क्या कह सकते हैं अपनी भाषा में समझने के लिए आप इसे मान सकते हैं, एक प्रकार का ब्रिज, जो किससे बनता है, अवसादों के निक्षेपित होने से बनता है। ठीक है, यानी समुद्री लहरों की मदद से, समुद्री लहरों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, समुद्री लहरों के द्वारा किसी समुद्र के तट में दूर, तट से दूर, मान लीजिए कोई समुद्र है, इसके तट से दूर स्थित है कोई द्वीप। ठीक है, समुद्री लहरों के द्वारा तट और द्वीप के बीच कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, ठीक है, इसके बीच में जब अवसाद निक्षेपित हो जाएं, किसके माध्यम से, समुद्री लहरों के द्वारा, जब जो नदी या आप उसके आसपास जो भी अवसाद है वह इकट्ठे होकर, अवसाद इकट्ठा होकर द्वीप के पास तट से कनेक्टिविटी पैदा कर दे, तो ये जो अब आकृति बनी, भू आकृति बनी, वह कहलाती है टोम्बोलो। और वह किसके माध्यम से बन रही है, समुद्री तरंगों के माध्यम से बन रही है, तो इसका सम्मेलन होगा बी। ठीक है, अब दूसरी जो भू आकृति आप देख रहे होंगे इसमें लिखा होगा पिंगो। ठीक है, पिंगो क्या है, पिंगो दरअसल एक परिहिमानी स्थलाकृति है। परिहिमानी स्थलाकृति बहुत, देखिए पिंगो के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये ना बहुत बिल्कुल छोटी छोटी बिखरी हुई क्या है, गुंबद नुमा पहाड़ियां हैं। छोटी छोटी बिखरी हुई गुंबद नुमा क्या है, पहाड़ियां हैं पिंगो। तो पिंगो क्या है, परिहिमनदी। देखिए ध्यान रखिएगा, जो परिहिमानी बात हमने की, परिहिमनदी नहीं, परिहिमानी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये छोटी छोटी गुंबद नुमा पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां क्यों, इसी हिसाब से इनका जो आकार क्या है बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्या है, एक गुंबद नुमा पहाड़ी। ठीक है, अगला संरचनात्मक सोपान की बात करें। संरचनात्मक सोपान यानी कुछ इस तरीके से एक सोपान क्रम बना हुआ है। ठीक है, ये सोपान क्रम बनता है नदी, और किस प्रकार की नदी, तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि कोई परिहिमनदी क्षेत्र है। ठीक है, परिहिमनदी क्षेत्र है और एक ऐसे हम उसकी बात कर रहे हैं कि जहां पर बर्फ जमी हुई है और बिल्कुल शुरुआती समय में ही इसके आगे की बर्फ क्या हो जाए, पिघल जाए और नदी के रूप में क्या हो, ये बहने लगे।
नदी के रूप में बहते हुए बहुत सारे अवसादों को इकट्ठा करके ले आए। जब ये बहुत सारे अवसादों को इकट्ठा करके ले आएगी, इसका मतलब क्या है कि ये यहां पर आगे बढ़कर एक प्रकार के मैदान का निर्माण करेगी। और ये किसके माध्यम से कर रही है? तो ध्यान रखिए, जो बर्फ का यह हिस्सा आगे पिघला, इससे नदी बनी। और यह नदी क्या कर रही है? नदी मलबे को लाकर आगे एक तरीके से मैदान का निर्माण कर रही है। ठीक है, नदी आगे लाकर एक तरीके से क्या कर रही है? मैदान का निर्माण कर रही है। ये तो हुई एक स्थिति। जब हम संरचनात्मक सोपान की बात करते हैं, यानी हम किस स्थिति की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई स्थिति है, वहां पर नदी बह रही है, वहां पर उस पूरे क्षेत्र में यदि चट्टानें कठोर हैं, चट्टानें थोड़ी सी अपेक्षाकृत मुलायम है, तो जो चट्टानों का घर्षण होगा, या आप कह सकते हैं अपर्दन होगा, अपर्दन की जो प्रक्रिया होगी वह एक समान तो नहीं होगी। असमान अपर्दन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही ये सोपान क्रम वाली आकृतियां बनती हैं। तो जब आपसे पूछा जाए संरचनात्मक सोपान के बारे में कि संरचनात्मक सोपान यहां क्या है, तो ध्यान ये रखना है कि संरचनात्मक सोपान का निर्माण होता है नदी के जल से बहते हुए जल के फलस्वरूप, जब ये चट्टानें क्या होंगी? या तो ठोस होंगी या तो मुलायम होंगी। अलग अलग या असमान अपर्दन होगा तो अलग अलग प्रकार की ऐसी आकृति बनेगी। तो इस तरीके से सोपान क्रम वाली संरचनात्मक आकृति बनती है। किसके माध्यम से बन रही है? नदी के माध्यम से या नदी जल के माध्यम से। तो संरचनात्मक सोपान के लिए जरूरी क्या है? नदी या जलीय क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें हिमानी धौत मैदान की, तो जो अभी हमने बात की कि मान लीजिए कि यह हिम वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है, और इसका जो अग्रभाग है यह पिघल गया है। इससे जो जल है वो नदी के रूप में आगे की ओर बढ़ता है, बहुत सारा मलबा अपने साथ लेकर जाता है और आगे जाकर हिमानी धौत मैदान का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब हम दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है। जब हम संरचनात्मक सोपान की बात करेंगे, नंबर 3, ध्यान क्या रखना है कि ये नदीकृत अपर्दन द्वारा इसका निर्माण होता है। नदीकृत अपर्दन द्वारा इसका निर्माण होता है। असमान अपर्दन के माध्यम से ऐसी सोपान क्रम वाली स्थिति बनती है। ठीक है, जब हम बात करेंगे हिमानी धौत मैदान की, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हिमानी के अग्रभाग पिघलकर नदी के रूप में ये आगे की ओर बढ़ जाए, बहता हुआ सरिता के रूप में आगे की ओर जाए, तो आगे जाकर यह हिमानी धौत मैदान का निर्माण करता है। तो हिमानी धौत मैदान के लिए जरूरी क्या है? ये सरिता वाहिनी, जलीय हिमानी। ठीक है, और पिंगो के बारे में हमने बात की ही थी कि ये हिम नदी या आप कह सकते हैं परिहिमानी एक स्थलाकृति है। ठीक है, इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? नदी जलीय क्षेत्र यानी नंबर 3। ठीक है, समुद्री तरंगें यानी नंबर 1, सरिता हिमानी वाले क्षेत्र की यदि बात करें यानी नंबर 4, और परिहिम नदी क्षेत्र की बात करें तो नंबर 2। अब देखिए 3, 1, 4, 2 कहां पर है? 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी में है। सी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई का किलाउला सक्रिय ज्वालामुखी खालिस्तान में स्थित है। ध्यान रखिए, प्रश्न है हवाई का, एक पूरा रीजन है जो बहुत ही फेमस है। किसके लिए? सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए। ठीक है, ऑप्शन है अभिसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट सीमा, महासागरीय प्लेट अभिसारी सीमा, मेंटल प्लूम या भूप्रवार पिच्छक। यह प्रश्न भी जून 2024 में पूछा गया था। अब इस प्रश्न के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? पूछा क्या गया है? हवाई का किलाउला सक्रिय ज्वालामुखी। अगर यह ज्वालामुखी सक्रिय है, इसका मतलब वहां पर कैसी स्थिति बनी होगी? कहां पर यह स्थित होगा? जहां मेंटल प्लूम की स्थिति होगी। मेंटल प्लूम की स्थिति क्या है? मेंटल प्लूम की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे रीजन की बात की जाती है जहां पर पृथ्वी के अंदर मेंटल और हाँ कहीं कहीं आपको कोर और मेंटल के बीच भी स्थिति मिलेगी कि जो कोर वाला हिस्सा है उसके बाद जो मेंटल वाला हिस्सा है, यहां से गर्म गलित मैग्मा ऊपर की ओर बहुत तीव्र गति, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, दबाव भी बहुत अधिक होता है, तो ये गर्म गलित मैग्मा बहुत तीव्र गति से ऊपर की ओर निकलता है। इसमें अम्लीय है, ये ध्यान रखिएगा कि ये अम्लीय मैग्मा है।
अंदर अम्लीय मैग्मा है और पृथ्वी की धरातल से निकलने के बाद क्या कहलाता है, लावा। ठीक है, तो यहाँ से जो मैग्मा है, गर्म गलित मैग्मा है, यह ऊपर की ओर निकलता है। लावा जो इसका ऊपरी हिस्सा जो धरातल के बाहर आता है उसे लावा कहा जाता है। ये जो हिस्सा है, ये जो घटना है इसे मैंटल प्लूम कहा जाता है। और जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा, वहां पर ये घटनाएं घटित तो होती रहती हैं। ये लावा मैग्मा बाहर निकलता है फूटकर। तो इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी मैंटल प्लूम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि घाटी पार्श्व ढाल बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्षिक महत्व का संकेत प्रदान करता है? ऑप्शन है डेविस, पेंक, किंग या गिलबर्ट। यह प्रश्न मार्च 2023 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब प्रश्न में क्या है कि किसने कहा था, और आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है कि जब हम बात करेंगे घाटी, इस पूरे स्टेटमेंट की, घाटी पार्श्व ढाल बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्षिक महत्व का संकेत प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, जब भी घाटी और बहिर्जनित अंतर्जात प्रक्रियाओं की बात की जाती है तो डेविस का अपरदन चक्र सामने आता है। डेविस के अपरदन चक्र को आगे इसकी जो गलतियां हैं उन्हें उभारते हुए और उसे और बेहतर करने के लिए किसने, पेंक ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, और पेंक ने ही यह बात कही थी कि घाटी पार्श्व ढाल बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्षिक महत्व का सिद्धांत देता है। अब आपसे यहां यह पूछा जा सकता है जरूर कि पेंक ने यह बात कहां कही, तो ध्यान रखिएगा कि पेंक एक जर्मन भू आकृतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस वर्षों में। ठीक है, विगत वर्षों में। तो पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। इसी पुस्तक के माध्यम से ही पेंक ने कहा कि घाटी पार्श्व ढाल बहिर्जनित और अंतर्जनित प्रक्रियाओं के सापेक्षिक महत्व का संकेत प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी पेंक इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ खास प्रश्नों के बारे में चर्चा की जो यूजीसी नेट के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे ज्योग्राफी सेगमेंट से। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और खास लेटेस्ट प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।